नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जून 2024 के परिणाम के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, परिणाम जब भी किसी विषय का आता है, किसी भी चीज़ का आता है, तो अपने साथ 2 चीज़ें लेकर प्रायः आता है, खुशी और गम। तो जैसे ही यूजीसी जून 2024 का रिजल्ट आया, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने रिजल्ट्स को मुझे भेजा भी और बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपनी परेशानियों को भी अभिव्यक्त किया कि सर मेरा इतने पॉइंट से छूट गया, उतने पॉइंट से छूट गया, रिजल्ट किस तरीके से निकाला गया है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तमाम जो भी प्रश्न थे उनके मन में उन्होंने रखा। तो परिणाम को देखते हुए शिक्षक जो कि बीच की कड़ी होता है, वो खुशी की तरफ भी होता है, वो गम की तरफ भी होता है। लेकिन ये जीवन की वास्तविकता है, सच्चाई है कि ये दोनों चीज़ें एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो जो भी विद्यार्थी क्वालिफ़ाइड हुए, नेट के रूप में क्वालिफ़ाइड हो गए, जेआरएफ हो गए और पीएचडी हो गए, वो अब आगे क्या करेंगे? और जो विद्यार्थी क्वालिफ़ाइड नहीं हुए हैं, वो भी आगे क्या करेंगे? इन्हीं दोनों विषयों को लेकर मैं चर्चा करूँगा। साथ में कट ऑफ कैसे निर्धारित हुई है और आगे आप किस रणनीति के हिसाब से तैयारी करेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और साथ में जो भी विद्यार्थी अपने रिजल्ट्स को भेजे हुए हैं, उनका भी हम एक क्विक रिव्यू करेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, एग्ज़ाम यूजीसी नेट जून 2024 काफ़ी उतार-चढ़ाव के साथ गुज़रा। ये यूजीसी नेट के इतिहास में पहला-दूसरा एग्ज़ाम रहा होगा, जो कि री-एग्ज़ाम के तौर पर हुआ था। और काफ़ी मशक्कत के बाद रिज़ल्ट भी आया। रिज़ल्ट तो आना तय ही था। प्रायः विद्यार्थी पूछते रहते थे कि रिज़ल्ट्स कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी? तो चैनल्स पे या फिर जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, वो अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन ये मानकर चलिए कि चीज़ें नियत हैं, वो समय पे आएँगी ही आएँगी। कुछ देरी हो सकती है लेकिन आना तय है। और ये ऐसा एग्ज़ाम है कि हर 6 महीने पे होता है। इकलौता आप एग्ज़ाम देख रहे हैं कुछ वर्षों में कि जो कंटिन्यू लेट-सबेर हो ही रहा है, बाकी तो 2-2 3-3 साल तक एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यूजीसी नेट अभी अपने उस चीज़ को बनाकर रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका इस बार नहीं हुआ, आप क्वालीफाई नहीं हो पाए, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कमियों, कमज़ोरियों, गलतियों का मूल्यांकन कीजिए, फिर उसके हिसाब से नई रणनीति बनाते हुए तैयारी कीजिए क्योंकि देखने में 6 महीना लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे का जो एग्ज़ाम है 2 से 3 महीने में आपको देने को मिल जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता। उम्मीद यही है कि दिसंबर, जनवरी तक फिर से आपको इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल सकता है। तो मेरे मन में आया कि मैं आप सभी से चर्चा करूँ कि परीक्षाओं का दौर चलता रहता है, परिणाम आते रहते हैं, लेकिन परिणाम आने के बाद आगे का रास्ता क्या हो सकता है? आगे हमें क्या करना चाहिए? जो भी विद्यार्थी नेट क्वालिफाइड हो गए, जेआरएफ क्वालिफाइड हो गए, पीएचडी हो गए, वो तमाम हिंदी पट्टी में सरकारी नौकरी जहाँ-जहाँ आ रही है, आप पूछेंगे कि सरकारी नौकरी कहाँ बची हुई है? तो इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ। लेकिन लगातार विज्ञापन आते रह रहे हैं, जहाँ भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जिन भी राज्यों में आप नौकरी करना चाहते हैं, वहाँ के विधानसभा चुनाव को बिल्कुल ध्यान में रखिए। घोषणा के पहले ही मतलब चुनाव तिथियों की घोषणा के पहले 2-3 महीना पहले वहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्म निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आप हिंदी पट्टी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम्स को फॉर्म को भरिए, प्रवक्ता के फॉर्म को भरिए और जहाँ भी पीएचडी करने का मौका मिल रहा है, वहाँ का फॉर्म भरिए। इंतज़ार में मत रहिए कि मेरा जेआरएफ नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। आप कोशिश ये कीजिए कि जो भी योग्यता है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की कि नेट क्वालिफ़ाइड होना चाहिए। तो आपको जहाँ भी मौका मिल रहा है, वहाँ फ़ॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दीजिए और देखिए क्योंकि वहाँ एक अलग भीड़ है। अभी आप इस भीड़ से निकल कर जा रहे हैं, आगे आप देखेंगे कि एक और नई भीड़ आपके इंतज़ार में है, आपका उससे मुकाबला है। वो आपसे डरती है, आप उससे डरते हैं। ये है बड़ा मुझे याद आता है अपना दिन कि लगता था कि ये परीक्षा में क्वालीफ़ाई कर लिया, तो मेरा हो गया। लेकिन आगे जब जाता था, तो लगता था कि नहीं, अभी तो इस परीक्षा को क्वालीफ़ाई करके आगे की भीड़ इंतज़ार कर रही है कि अब आगे क्या करें? तो देखिए, आप लोगों के पास वक़्त नहीं है।
ये चीज़ें बहुत कम जगह पर आपको कोई बता सकता है, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क में आता रहता है कि परीक्षाओं का दौर चलता रहेगा और वो ऐसी परीक्षा जो 6 महीने में होती है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी क्षमताओं को जानते हैं, अपनी चीज़ों को पहचानते हैं, उसके हिसाब से नई रणनीति बनाइए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तैयारी को छोड़ना नहीं। मैंने कम्युनिटी सेक्शन में बहुत पहले एक कहानी लिखा हुआ था कि मैं मंदिर में गया हुआ था, बड़ी भीड़ थी वहाँ पर। बहुत सारे लोग दर्शन बाहर से ही करके चले जा रहे थे, जिनके पास वक़्त नहीं था। लेकिन कुछ लोग उस लाइन में लगे हुए थे और अंत में उनको दर्शन मिला। ईश्वर में जो भी आस्था है वो तो सबकी है, लेकिन जब भी मैं मंदिरों में जाता हूँ, तो कुछ न कुछ वहाँ पर सीखने का प्रयास करता हूँ। मैं भी शुरू में सोचा कि बाहर से ही नमस्ते प्रणाम करके मैं चला जाऊँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अगर दर्शन करना है तो मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, यही है, अगर आप लाइन में लगे हुए हैं, तो आज आपका नेट हुआ है, आगे आपका जेआरएफ होगा, पीएचडी में भी एडमिशन हो जाएगा और पता चला इसी तैयारी में आप सरकारी नौकरी भी पा जाएँगे। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? तो हार नहीं मानना है, निराश नहीं होना है। इस बार का जो रिजल्ट आया हुआ था, आपने देखा कि 3 कैटेगरीज़ में आया हुआ था। नेट का था, उसका अलग कट ऑफ है, जेआरएफ का अलग कट ऑफ और पीएचडी का अलग कट ऑफ। इस बार बहुत सारे विद्यार्थी क्वालिफाइड फॉर ओनली पीएचडी के लिए भी हुए थे। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रेशियो है यहाँ पर नेट, जेआरएफ, पीएचडी, जो विद्यार्थी नेट हो गए, वो अब आगे जेआरएफ की तैयारी करेंगे और साथ में पीएचडी की भी तैयारी करेंगे। अगर इसको रिवर्स करके देखें, उल्टा करके देखें, तो जो विद्यार्थी पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए, अब वो इन दोनों परीक्षाओं के लिए फिर से प्रयास करेंगे और आपको प्रयास करते रहना है। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया, मैसेज किया कि सर परेशान हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, रिज़ल्ट आता है तो व्यक्ति परेशान होता है। ये स्वाभाविक आपका जो मनोभाव है, आपके अंदर जो मनोविकार है, वो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको प्रभावित करेंगे। बहुत सारे बच्चों को रिज़ल्ट्स का कोई असर ही नहीं होगा, लेकिन जो मेहनत करते हैं, जिनको उम्मीद रहती है और उम्मीद के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आता है, तो थोड़ा-सा दुःख होता है। ज़ाहिर-सी बात है, वो दुःख आगे आपको मजबूत करने के लिए हो रहा है। अगर आपको दुःख ही नहीं होगा, तो फिर पढ़ने-लिखने का या फिर किसी भी काम को करने का कोई मतलब ही नहीं। जैसे मैं आप सभी से चर्चा करता हूँ, अगर कोई भी मेरा विद्यार्थी मुझे छोड़कर जाता है या फिर अनसब्सक्राइब कर देता है, मैं देखता रहता हूँ एक-एक चीज़, तो मुझे दुःख होता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ शायद उसको नहीं पसंद आया क्या? और जैसे-जैसे आप लोग जुड़ते रहते हैं, प्रचार-प्रसार करते हैं, तो मन में खुशी भी आती है। तो ये दोनों चीज़ें साथ में चलती रहती हैं, तो कभी हतोत्साहित नहीं होना। इस बार का रिज़ल्ट आपने देखा कि परसेंटाइल में था। परसेंटाइल का मतलब है कि इसको 100 में हम इसका गुणांक करते हैं और आप देखेंगे अपने स्कोर कार्ड पर, तो उसमें परसेंटाइल दिया हुआ है। किसी का मान लीजिए 98 परसेंटाइल दिया, किसी का 99 परसेंटाइल दिया हुआ है। तो ये बताया जा रहा है कि 100 बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे, तो आप उन 99 बच्चों से आगे हैं। मतलब 1% बच्चे आपसे आगे चल रहे हैं, आप उनमें हैं। तो आप माना जा सकता है कि आप उन टॉपर्स की लिस्ट में हैं, इतना माना जा सकता है। और परसेंटाइल का जो आंकड़ा जो इसको निकाला जाता है, मुझे वो क्रिकेट का नियम याद आता है जो डकवर्थ लुईस वर्थ होता है, उसमें पता नहीं चलता है कि कौन टीम जीत रही है, कौन टीम हार रही है। बड़ा अलग तरीके का कैलकुलेशन होता है। तो परसेंटाइल कुछ उसी तरीके का है। तो जो आप देखेंगे स्कोर कार्ड पे आप, तो ध्यान रखिए कि जिनका 98 है, 99 है, मान लीजिए किसी का 70 है, तो ये मानकर चलिए कि उसको और मेहनत करना है, उससे 30% लोग आगे चल रहे हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है ये तो। तो ऐसे ही परसेंटाइल। अब आप देख रहे हैं कि आपके मार्क्स में कुछ दशमलव के भी अंक दिखाई पड़ रहे हैं। दशमलव के अंक उसमें इसलिए लगे हुए हैं, चूँकि ये 2 नंबर का है, तो दशमलव आना ही नहीं चाहिए, विषम संख्या आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्ट में हुआ था, तो नॉर्मलाइज़ेशन किया गया है यहाँ पर। जो जिसको कह सकते हैं कि सबके लिए समतल भूमि तैयार की गई कि पेपर जिसका कठिन था, जिसका आसान था, अब सबको एक समान लेवल का बनाने का प्रयास किया। इसलिए आप देखेंगे कि आपका जो मार्क्स है, वो थोड़ा विषम संख्याओं में भी है और दशमलव भी लगा हुआ है। तो ये कुछ मोटी-मोटी बातें थी जो कि आपके दिमाग में होनी चाहिए, आगे भी ध्यान में रखना है। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर इस बार कट ऑफ इतनी हाई कैसे चली है? शुरुआती दिनों में ही मैंने कहा था कि जब भी री एग्ज़ाम होते हैं, तो री एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन कठिन आ जाते हैं और कई बार कट ऑफ भी हाई चली जाती है, क्योंकि सबकी तैयारी रहती है। कुछ बच्चे जो एग्ज़ाम में नहीं बैठे रहते हैं, वो भी एक बार मौका उनको मिलता है, वो भी बैठ जाते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि जो आने वाला समय है, उसमें ज़्यादातर मेहनत करके बच्चे आ रहे हैं।
कंपटीशन बढ़ गया है। कुल मिलाकर ये बात आपको समझना पड़ेगा कि पढ़ने-पढ़ाने के प्लेटफ़ॉर्म भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और सबके अंदर जागरूकता है। देखा जाए तो ये अच्छी बात भी है और कंपटीशन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। अब आप ये नहीं है कि आप 1 महीने की तैयारी किए और आराम से आप चले गए, एग्ज़ाम दे दिए। अब वो नहीं है, आपको रेगुलर उस लाइन में लगे रहना पड़ेगा और धीरे-धीरे ये नहीं है कि कोई बीच में से घुस जाए इसमें। इस तरीके से नहीं करना है, अलर्ट रहना है, कहने का मतलब ये है। तो आगे का जो एग्ज़ाम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी भी कट ऑफ अब इससे अधिक ही रहेगी, कम तो रहने का चांस मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम करवा रही है, पेपर का पैटर्न निर्धारित कर रही है, थोड़ा-सा अ, प्रतियोगिता जो है वो आगे बढ़ गई है। तो इस बीच आप ये कोशिश कीजिए कि जो सरकारी नौकरी वाली भर्तियाँ आ रही हैं, ख़ास तौर से हिंदी पट्टी में, उनको ज़रूर आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक बार भर्ती निकल गई तो निकल गई। जैसे कुछ बच्चों ने फ़ोन किया कि सर मेरा तीसरी बार नेट हो गया, चौथी बार नेट हो गया, अब मैं जेआरएफ नहीं हो पाया। हमने कहा कि ठीक है, आपने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का फ़ॉर्म भरा है? बोला नहीं फ़ॉर्म नहीं भरे हैं। तो ये नहीं करना है आपको, आपको फ़ॉर्म भरने हैं। कई बार हमने देखा है कि लोग जेआरएफ नहीं हुए, लेकिन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो गए। तो आपको जेआरएफ चाहिए या फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर चाहिए, आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, जब तक नहीं हो रहा है एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन सरकारी भर्तियों को ज़रूर आप अपने ध्यान में रखिए, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी कि जो आपको आगे करनी है। नेट, जेआरएफ, पीएचडी ये सब 6-6 महीने का खेल है। जिसका इस बार नेट नहीं हुआ, अगली बार हो सकता है कि जेआरएफ हो जाए। अगली बार उसका पीएचडी में भी एडमिशन हो जाए। हो सकता है कि जिसका नेट हुआ था, वो जेआरएफ भी ना हो, पीएचडी में एडमिशन ना हो, वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो जाए, यूपी हायर में आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो जाए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, पढ़ना तो आपको रेगुलर है ही, ठीक है ना? तो निराश नहीं होना है, परिणाम आते हैं तो निराशा होती है। और क्या कारण है कि मैं आपको देर से बता रहा हूँ। बहुत सारे जगहों पर आपने देख लिया होगा कि रिजल्ट के 1 घंटे बाद ही कट ऑफ, इधर-उधर की बातें हो जाती हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जल्दबाज़ी नहीं करना है, चीज़ों को समझना है और बच्चे अपने ही हैं और वो इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया। ज़ाहिर-सी बात है कि सब लोग अलग-अलग ढंग के बने हुए हैं। आप इस बार अपने पर फ़ोकस करते हुए फ़ोकस कीजिए अपने ऊपर। और फिर आगे आप सफल हो जाएँगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैंने जानबूझकर भारत का नक्शा लगाया हुआ है कि आपको पूरे जहाँ भी आपको पीएचडी में एडमिशन लेने का मौका मिल रहा है, आप लीजिए। आप बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सबके नंबर समान हैं। अब मुझे लगता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में उस तरीके से पढ़ाने वाले भी नहीं रहे, ठीक है ना? अब आपको अपने से ही करना है, कहीं एडमिशन ले लीजिए, अच्छे से लिख-उख कर जमा कर दीजिए और आगे कोशिश कीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़्यादातर आप मतलब कि सरकारी नौकरी के लिए ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए, ठीक है ना? चलते हैं बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रही और आप आगे अगर इस एग्ज़ाम में जा रहे हैं, तो क्या टारगेट रख के आप जाएँगे? एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ें देख ली होंगी, आपके लिए नई चीज़ नहीं है। बस मोटे तौर पर इस वीडियो के बाद आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि आपको अगर जनरल में है, तो 100 से प्लस क्वेश्चन हर हालत में तैयार करके जाने हैं। चाहे वो आप सब्जेक्टिव तौर पर तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस के तौर पर तैयारी कर रहे हैं, आपके दिमाग में रहे कि हमें 100 प्लस करना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, तो ये कोशिश कीजिए कि आप 95 प्लस या फिर 100 तक आप भी ले जाइए, ठीक है ना? सेफ ज़ोन में हमेशा रहने की कोशिश कीजिए। अगर ये सब टारगेट आप रखेंगे तो आपका जीआरएफ तो होगा ही, नेट और पीएचडी सब हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये टारगेट मैंने यहाँ पर कुछ सेट किया हुआ है, जो कि इस बार के नंबर्स के आधार पे है। क्योंकि आप ही में से लोगों ने अपने-अपने रिजल्ट्स भेजे, तो उसके आधार पर मुझे लगा कि ये अ, आपको टारगेट रखना चाहिए। ये आगे के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसमें आप 3-3 4-4 क्वेश्चन जोड़ कर आगे चलिए, कि इतना मेहनत करना है, ठीक है ना? मेहनत को बढ़ाना है और परेशानी होती है, रिजल्ट्स नहीं आता है तो दिक्कत होती है, लेकिन इतना भी आपको वो नहीं करना है। ये कल्पना कीजिए कि जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, 2 से 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसके लिए आप नहीं घबरा रहे हैं। ये तो 6 महीने में ही एग्ज़ाम करवा लेगा, तो इसके लिए इतना क्या घबराने की ज़रूरत है? ठीक है, 6 महीना थोड़ा-सा आपका अ, सत्र लेट हो जाएगा या फिर आप थोड़ा पीछे हो जाएँगे, यही चीज़ है और कोई चीज़ नहीं। लेकिन आप फ़ोकस कीजिए नौकरी वाले पर। मैं बार-बार जोर दे रहा हूँ कि उसको आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि
जनरल में 100, ओबीसी में 96, ईडब्ल्यूएस में 97, एससी में 82 और एसटी में 81। इन सबको देखने पे मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब लिखित एग्जाम हुआ करते थे, ठीक है ना? उसमें भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स आते थे, तब नेट जेआरएफ होता था। तो अब धीरे-धीरे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ही कट ऑफ थोड़ी-सी हाई जा रही है। बीच में वो लोग बहुत लकी थे, जो कई चैनल्स भी बना के बच्चों को पढ़ाते हैं कि मैं 3 बार जेआरएफ रहा, 4 बार जेआरएफ रहा, 5 बार रहा। इसको मैं बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं करता हूँ। यहीं से एक मैं निवेदन भी करूँगा कि जो बच्चे जेआरएफ हो गए हैं, अब वो इस फॉर्म को ना भरें, वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करें। और जो कई बार नेट हो चुके हैं, वो भी कोशिश ये करें कि वो सरकारी नौकरी वाले के लिए फॉर्म भरें। बाकी अब आपके इच्छा के ऊपर है, ठीक है? सबका अपना-अपना टारगेट होता है, क्या करना है उसको, लेकिन रिकॉर्ड बनाना बहुत अच्छी बात नहीं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें, आने वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए। हालाँकि किसी के एग्ज़ाम में बैठने और ना बैठने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। जिसमें टैलेंट रहेगा, मेहनत करने की क्षमता रहेगी और चीज़ों को समझने की क्षमता रहेगी, वो निश्चित तौर पर सफल होगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं प्रायः कहता रहता हूँ कि मैं किसी बिज़नेस के पर्पज़ से यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ हूँ। जो भी मैंने बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों से अर्न किया, कमाया, वो आप सभी को देने का मौका है। तो जो भी मेरे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों के आधार पे मैं आप सभी से जुड़ने का प्रयास करता हूँ और मेरी इच्छा यही रहती है कि आप एक बार मैसेज करके ज़रूर बताएँ कि सर मेरा नेट हो गया, मेरा जेआरएफ हो गया, मेरा पीएचडी में हो गया और भी कोई चीज़ है तो उसको आप बता सकते हैं। तो उसी कड़ी में बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया। मुझे लग रहा है कि इस चैनल से लगभग 100 से ऊपर बच्चों ने क्वालीफ़ाई किया है और मैं बहुत ज़्यादा गिना तो नहीं, लेकिन लगातार अभी भी मैसेज उनके आ ही रहे हैं। ठीक है? तो ये अच्छी बात है। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं यहाँ पर उनके कॉन्फिडेंस के लिए है कि जो भी यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो पुरानी वीडियोज़ हों, नई वीडियोज़ हों। हमारी जैसे कोशिश ये रहती है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। जैसे वर्तमान समय में मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। तो थंबनेल हमने दिया है यूपी टीजीटी पीजीटी का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूजीसी नेट के बच्चे इसको नहीं पढ़ेंगे। ज़ाहिर-सी बात है आपको पढ़ना है। और सही बात मैं कहूँ तो कोई भी चीज़ अगर मैं आपको इस चैनल पर बताता हूँ, तो ये मानकर चलिए कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आप थंबनेल के ऊपर मत जाइए और ये मत जाइए कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में देखूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा और थंबनेल पर यूजीसी नेट लिखा रहेगा, तभी मैं उसको देखूँगा। ये सब आपको नहीं करना है। ये मानकर चलिए कि सर ने कुछ कहा होगा तो निश्चित तौर पर वो हमारे लिए। आपको विश्वास नहीं होगा अ, हमारे ही कॉलेज की एक बच्ची नेट हुई और जिस कॉलेज में मैं हूँ, वहाँ पर नेट होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब वो पहली बार क्लास करने आई थी, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि कॉलेज में पढ़ाई भी होती है। उसके गार्डियन आए थे उसके साथ, जब तक क्लास चला, उसके गार्डियन बगल बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। गार्डियन को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा होगा। लेकिन उसने मेरा क्लास किया, म उसको पता चला कि हाँ, अब क्लास करने से फ़ायदा हो सकता है और इस बार उस बच्ची ने नेट क्वालीफ़ाई किया है। तो काबिल-ए-तारीफ़ है। ये हम बहुत पिछड़े इलाके की बात कर रहे हैं। तो जो जुड़ा रहेगा, कोई जगह छोटी-बड़ी नहीं होती है। लेकिन आप जुड़े रहेंगे, मार्गदर्शन को फ़ॉलो करेंगे, क्योंकि चीज़ें हम किसी को जानबूझकर नहीं बताते हैं कि फलाँ इस चीज़ को जानेगा, ढेका इस चीज़ को नहीं जान पाए। ये तो किसी भी टीचर्स के अंदर नहीं होता है। लेकिन उसी में जो फ़ॉलो करता है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो सिस्टमैटिक नहीं है, प्लेलिस्ट बना दीजिए। कई बच्चे आते हैं जो तुरंत कमेंट कर देते हैं कि प्लेलिस्ट बनाइए। जबकि आप इस चैनल का मूल्यांकन करेंगे, तो सभी परीक्षाओं की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्या मैंने जी तोड़ मेहनत की थी केबीएस के लिए। उसी तरीके से यूजीसी नेट की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे यूनिट्स कवर किए गए हैं। लेकिन परीक्षाएँ हैं, तो हर बार क्वेश्चन पेपर के आधार पर नई चीज़ें आपको बताने का प्रयास रहती हैं कि आप उससे भी जुड़े रहें। तो वो भी यहाँ पर काम किया जाता है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप डेली क्लास लीजिए। तो मुझे हँसी आती है कि मेरे से ज़्यादा डेली कौन रहता होगा, टू द पॉइंट कौन रहता होगा। काम करने के बाद भी समय निकालते हुए आप सभी से जुड़ना, वो कहीं न कहीं मेरे अंदर तो उत्साह होगा ना। अगर आप कहेंगे कि आप डेली रहिए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि थोड़ा-सा मुझे लगेगा क्या इसको नहीं पता है क्या कि मैं डेली रहता हूँ? मैं तो रोज़ ही डेली रहता हूँ। हाँ, बस 1-2 वीडियो मैं डालता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालता हूँ कि जितना आपके लिए ज़रूरी है, आप उसको दवाई की तरह यूज़ कीजिए और आप देखेंगे कि एक दिन आपका रिज़ल्ट भी आ गया और ऐसे ही कमेंट करेंगे कि सर मेरा चयन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है? तो इन बच्चों को बहुत-बहुत बधाई जिन्होंने कि समय निकालते हुए
और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हुए बताया कि मेरा यहाँ पर चयन हुआ, सिलेक्शन हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, अक्सर मैं बुद्धि से बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं इमोशनल हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से मैं बौद्धिक रूप से जुड़ूँ। लेकिन आज मैं हृदय से आप लोगों से हार्दिक आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे क्वालीफाई हुए, वो बिना किसी के प्रेशर के, कई जगहों पर तो पेड कोर्स चल रहे हैं, नोट्स बेचे जा रहे हैं, बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारा जो प्रयास रहा, आपके उस मार्मिक मर्म स्थल को छुआ है और उसे आपने सफलता हासिल की है, आपने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए, आगे की परीक्षा के लिए जुड़िए जुड़िए इस चैनल से, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों को बताइए भी। और हम आगे नई रणनीति के साथ आप सभी से ज़रूर जुड़ेंगे और आपकी तैयारी को अच्छे से कराएँगे। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे और फिर से कुछ दिन आराम करने के बाद, 1 सप्ताह आराम करने के बाद दोबारा से आप इससे जुड़िए और जो भी मैंने सीरीज़ शुरू की हुई है, हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज़ रेगुलर चलेगा। उससे यूपी, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलेगा और जितना भी प्रवक्ता परीक्षाएँ हो रही हैं, सबको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए आप कन्फ्यूज़ मत रहिए। कई बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं तो मुझे बड़ा दुःख होता है कि इनके पास सिलेबस नहीं है क्या? जब आप पूछते हैं कि फलाँ चीज़ के लिए ये आपकी वीडियो लाभदायी है, तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है कि मैं क्या बताऊँ कि लाभदायी है कि नहीं? मैं तो लाभ देने के लिए ही जुड़ा हुआ हूँ। तो आप सिलेबस अपना ज़रूर अपने पास रखिए, उसके हिसाब से देखिए क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास किस एग्ज़ाम में नहीं आता है? ज़ाहिर-सी बात है सभी एग्ज़ाम में आता है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा और कहानी सीरीज़ मैं शुरू किया हुआ था यूजीसी नेट का, तो अब उसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा और सभी इकाइयों को देखूँगा और साथ में प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। पहले सब्जेक्टिव तौर पर हम चर्चा करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो उम्मीद है कि जो भी विद्यार्थी क्वालिफ़ाइड हुए हैं, वो थोड़ा-सा एन्जॉय करें और जो विद्यार्थी कुछ नंबरों से, कुछ पॉइंट से रह गए, वो थोड़ा-सा मूल्यांकन करें और बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे 2-3 महीने के बाद फिर से आपको मौका मिलेगा और आप इस एग्ज़ाम में उतना ही एनर्जी के साथ जाइए और ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।